फडणवीस की गुप्त मतदान वाली दलील में कितना दम है, या शक्ति परीक्षण में जो बीजेपी ने वॉकआउट किया दरअसल उनका सरेंडर है। फडणवीस के लिए अंगूर खट्टे हैं क्योंकि उद्धव सरकार को 169 मिले। आज का सवाल यही है और आज का हैशटैग भी यही है कि उद्धव विंस फ्लोर टेस्ट, और हमारा पहला मुद्दा, हमारा पहला सवाल भी यही है कि नियम तोड़कर हुआ उद्धव ठाकरे का शक्ति परीक्षण। आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं और मैं मेहमानों का परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त सुदेश वर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है देश रतन निगम, राजनीतिक विश्लेषक है, आरएसएस के करीबी माने जाते हैं पर पेशे से वकील भी है। मेरे साथ एनसीपी से सीमा मलिक जुड़ने वाली है, संजय गुप्ता शिवसेना से जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस से तौसीफ अहमद खान भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले सुदेश वर्मा, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे का 169 का खेल और देवेंद्र फडणवीस फेल, अब आप जो कह रहे हैं ये बहानेबाजी है, ये अंगूर खट्टे हैं, या आपको सच में लगता है कि असंवैधानिक तरीके से शक्ति परीक्षण पास किया है उद्धव ठाकरे ने? देखिए, जहां तक नंबर्स की बात है, हमने नंबर्स पर तो बात ही नहीं किया, हमने टेक्निकलिटीज पर बात किया है। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अगर होंगे, जैसे मान लीजिए मिनिस्टर्स हैं, उनका स्वेरिंग इन अगर ओथ के फॉर्मेट को वायलेट करता है, आपने देखा कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो मंत्री स्वेरिंग इन हो रहा है उसको टोक देते हैं कि नहीं, इस ओथ को रिपीट करो, तुम कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। और यहां पर तो आप नेताओं के नाम पर ओथ ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा ये आपका क्या था, प्रोटेम स्पीकर का काम है कि लोगों को ओथ दिलाना, और उसके बाद जो प्रोसेस है, स्पीकर इलेक्ट होता है और स्पीकर फिर कॉन्फिडेंस वोट को लेता है, यही प्रोसेस है। लेकिन अपने आप इंटरप्रेट करके जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि नहीं वो पहले कराएंगे। स्पीकर का चुनाव अगर होता, स्पीकर का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता, तो स्पीकर कौन बनता पता लगेगा, और बाकी जो फ्लोर टेस्ट है उसको ओपन बैलेट से होना था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये पूरा प्रोसेस को वायलेट किया गया। उसके बाद असेंबली बैठती है, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है कि आप वंदे मातरम से शुरू करेंगे। क्या कारण था कि आपने उस ट्रेडिशन को वायलेट किया? तो क्या आप एक पर एक रूल को वायलेट करते रहिए, ट्रेडिशन को वायलेट करते रहिए, और चूंकि आपके पास मेजोरिटी है तो हम उस पर कुछ भी नहीं बोले? ये तो डेमोक्रेसी का तकाजा नहीं है ना। देखिए सुदेश वर्मा, मैंने आपकी सारी दलीलें सुनी, पर मुझे लगता है कि ये आपका अंगूर खट्टे हैं वाला एक तरीके से तर्क है। अगर आपको लगता है कि कोई भी असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज हुई है, जैसे आप कह रहे हैं प्रोटेम स्पीकर या आपने जो सेशन बुलाई वो अवैध तरीके से बुलाई गई, तो आप सवाल गवर्नर पे उठा रहे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का नियुक्त किया गया गवर्नर कोश्यारी, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनके नैतिकता पर, उनके इंटेग्रिटी पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो रूल है पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहली बार ऐसा है। प्रोटेम स्पीकर जब अपॉइंट होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम है असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करना, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके पहला जॉब है स्पीकर इलेक्ट होगा, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाएगा। यही प्रोसेस है ना। कोर्ट के ऑर्डर्स पहले भी आए, आप उसको कोर्ट के ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट करेंगे। गवर्नर साहब ने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं तुम पहले ये कराओ, स्पीकर का चुनाव बाद में कराओ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो आप जो है सारे प्रोसेस को वायलेट करेंगे और उसके बाद हम पॉइंट आउट करें तो सजाद भाई आप बोलिए अंगूर खट्टे, अंगूर तो खट्टे सबको पता है, हमारा मेजोरिटी वहां नहीं है। चलिए, तौसीफ अहमद खान, हम कभी क्लेम नहीं कर रहे। तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं। तौसीफ अहमद खान, हार के डर से महाविकास अघाड़ी ने चालबाजी की। आप पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटेम स्पीकर को बदला जाए, और आपने जिस प्रोटेम स्पीकर को बदला, जो बीजेपी का प्रोटेम स्पीकर बना था, वो 8 बार विधायक बना था, और जिनको आपने अभी बनाया एनसीपी के जो दिलीप वलसे पाटिल है, वो 7 बार बने हैं। और ये नियम कहता है, ये प्रोटोकॉल कहता है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर होता है किसी भी सदन का, वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। तो क्या ये सीधा सीधा नियम का उल्लंघन नहीं था? तौसीफ अहमद खान, आप वकील भी हैं। देखिए, अभी प्रोटेम स्पीकर को लेकर के ये जो बातें हो रही हैं, इनके पास अभी कुछ है नहीं, इसलिए ये ऐसा बात कर रहे हैं। आप अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन तब
सुना जाता। आपके आपका ऑब्जेक्शन में वजन तब होगा जब आपके पास में सीट के नंबर होंगे कि भाई प्रोटेम स्पीकर आप ये नहीं फलाने को चुनो ताकि हमारा जो है फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट कौन सी लॉजिक हो गया? आर्गुमेंट में वजन तब होगा ये नहीं क्लेम कर रहे कि फ्लोर टेस्ट में मैं मेजोरिटी है। जब हाँ नहीं मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा बात है। ऐसा बात इसलिए है क्योंकि जहां पे उल्लंघन की कानून के उल्लंघन का बात करते हैं, आज तक इन्होंने तो बताया नहीं कि सुबह सवेरे गवर्नर को क्यों उठा दिया गया था, सुबह सवेरे रात में जो है ये सारे फैसले क्यों लिए गए थे। आप इस अधिवेशन की जानकारी रात 1 बजे सुरेश शर्मा ये अपने जवाब से बचने के लिए अपने जवाब से बचने के लिए प्रोटेम की बात कर रहे हैं। ठीक है तौसीफ, आप अगर आरोप लगा रहे प्रोटेम कोई भी हो, प्रोटेम स्पीकर कोई भी हो, क्या गवर्नमेंट आप सरकार बना सकते हैं? तौसीफ अगर आप आज तो उनको सवाल इस पे करना चाहिए कि देश के जो पर सवाल किसान है उनके मसलों का हल कैसे किया जाएगा। तौसीफ सवाल ये है कि अधिवेशन की जानकारी तौसीफ सवाल सुनिए, अधिवेशन की जानकारी रात को 1 बजे क्यों दी गई? आप भी तो रात के अंधेरे में आप लोग भी तो ये तिगड़मबाजी कर रहे हैं ना। जो आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे थे कि इन्होंने सुबह सवेरे अपना मुख्यमंत्री बना दिया 5:47 को, तो 1 बजे की जानकारी अधिवेशन की देना, ये आप कौन सा काम करना चाह रहे थे रात के अंधेरे में? अगाड़ी के जो चीफ मिनिस्टर हुआ है उसने शपथ लिया है खुले मैदान में, पूरे पब्लिक व्यू के सामने। 40,000 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, पूरा देश देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इन्होंने जो करवाया था देवेंद्र फडणवीस जी को शपथ, वो चोरी छुपके सुबह सवेरे बेचारे लोगों को नाश्ता भी नहीं करने दिया और इन्होंने शपथ ग्रहण करवा दिया। तो ये देखिए फर्क इसमें है। लोगों का जो इनका ध्यान अब होना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को, एमएलओ का ध्यान होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वहां के लोगों को, वहां के जनता को, उस पर ध्यान होना चाहिए। चलिए मेरे साथ किसान को लेकर के सवाल उठना चाहिए। मेरे साथ बीजेपी के मुंबई के विधायक राम कदम, सुरेश शर्मा मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेश मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ के बारे में सोचने लगे। सुरेश मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो आपने लिया है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए लिया है क्या? ठीक है सुदेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त जो है बीजेपी के विधायक और उनके महाराष्ट्र के प्रवक्ता और सीनियर नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। राम सर आपका स्वागत है, पर मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या गैर संवैधानिक असंवैधानिक लगा आज की पूरी शक्ति परीक्षण में? आप हमें बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि बीजेपी ने सदन से वॉकआउट क्यों किया। आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं जी विस्तार से बता दूं। बिल्कुल। इसके पहले ही हमने बड़े विनम्रता से सरकार को शुभकामनाएं दी थी कि आप सरकार स्थापित करें तीनों दलों को, और हम विपक्ष में बैठ करके सक्षमता के साथ, मजबूती के साथ विपक्ष का काम करेंगे, ये हमने पहले ही बता दिया था। विषय आंकड़ों का नहीं है। एक विधानसभा का सत्र चलने का एक नियम है, अनुशासन है। महाराष्ट्र विधिमंडल के कुछ नियम है, संविधान के कुछ नियम है। उन नियमों को आज तक इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं तोड़ा। पहली बार देश में महाराष्ट्र की सरकार ने सारे के सारे नियम जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान हमें दिया है, उस संविधान के सारे नियम पहले ही दिन तोड़ दिए। क्या आने वाले दिनों में इसी तरह यह सरकार काम करने वाली है? जब सदन में नियमों की किताब देवेंद्र फडणवीस जी माननीय अध्यक्ष जी को दिखा रहे थे, उनसे कह रहे थे कि अब तक जो जो कामकाज हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा में, इसके पूर्व अलग अलग सरकारें बनी तब पूरे देश के वहां पे दाखले प्रस्तुत कर रहे थे, उनका माइक क्यों बंद किया गया? बार बार नियम क्यों तोड़े गए? समन्स जो देना होता है अधिवेशन के पूर्व वो नहीं दिया गया। प्रोटेम स्पीकर इस प्रकार से बदला नहीं जाता, वो क्यों बदला गया? यानी सारे नियम तोड़ने का काम इन्होंने किया है। उसके आगे जाकर के मैं आपको राम कदम जी, मैं आपकी बात, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। सर सुनिए ना, मेरा सवाल भी सुनेंगे ना आप? सर मेरा सवाल सुनिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं अधिवेशन के बारे में कि समन 1 बजे दिया गया, अधिवेशन जो है बुलाया गया, वो नियम तोड़कर बुलाया गया, तो क्या आपका आरोप सीधा सीधा राज्यपाल पर भी है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या राज्यपाल ने उद्धव सरकार के साथ मिलकर ये नियम तोड़ने का काम किया? मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं।
हम आपको विस्तार से बताएं। देखो कि राज्यपाल जी के विषय में आता हूं, पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं कि शपथ लेने का एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हमने एक भी शब्द आगे या पीछे अगर ऐड किया, जोड़ दिया, एक तो ऐसी शपथ। मुझे एक मिनट, अजीत पवार एनसीपी के अजीत पवार कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। सन्माननीय सदस्यांनी जे पालघरमध्ये आम्ही 3 हितेंद्र ठाकूरांचे, एक आमचा, एक काँग्रेसचा, एक सीपीआय असे 6 जण होते, परंतु तिथं काँग्रेसचा दुर्दैवाने पडला, 5 निवडून आले। ते सीपीआयचे जे सन्माननीय सदस्य निवडून आले ते आघाडीच्या वतीनं निवडून आलेले, त्यांनी मात्र आज सपोर्ट केला नाही। त्याच्यावर आजचा आकडा आमचा 169 राहिला, 4 काहीतरी तटस्थ राहिले आणि बाकीच्यांनी बहिष्कार टाकला। अशा पद्धतीचं चित्र झालं। परंतु राज्यातल्या जनतेला ह्या निकालाच्यावरून एक गोष्ट कळलेली आहे की साधारण 169 लोकांचा ह्या सरकारला पाठिंबा आहे। तो ये अजीत पवार बता रहे थे कि किस तरीके से उनको 169 का आंकड़ा उन्होंने हासिल किया है। राम कदम जी, आप बता रहे थे कि गवर्नर की क्या भूमिका रही है। बीजेपी को लगता है गवर्नर उनके साथ जो है, उन्होंने इस पूरी जालबाजी में, इस पूरी जालसाजी में वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। गवर्नर, आपका ये आरोप है क्योंकि उनकी सहमति के बिना तो ये अधिवेशन नहीं बुलाया गया है ना। मैं आपको स्पष्टता के साथ कहूं, इसमें अगर दोषी कोई है तो प्रथम दोषी महाराष्ट्र की सरकार है। और हमारी आपत्ति सबसे पहले इस पर है, जो इनका जो स्वेरिंग सेरेमनी हुआ है, शपथ विधि हुआ है, वही कानून के तहत नहीं है, संविधान के तहत नहीं है। क्योंकि संविधान ये कहता है कि फॉर्मेट में एक भी शब्द जोड़ोगे तो शपथ नकारी जाएगी। देश में नहीं, पूरे विश्व में यह नियम है। ओबामा ने, बराक ने जब शपथ ली थी तो उसमें शपथ के फॉर्मेट में कुछ वर्ड जोड़ दिए थे, उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ी। अब ये हम नहीं कह रहे, ये संविधान कह रहा है, ये नियम कह रहा है। यही नियम हम सदन में बता रहे थे। तो सदन में बताने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब का माइक बार बार क्यों बंद किया जा रहा था? क्यों उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था? पर क्यों नियम तोड़े जा रहे थे? राम कदम जी, इनको प्रोटेम स्पीकर बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? राम कदम जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं शपथ समारोह को लेकर, वो तो सदन के बाहर की घटना थी। वो 28 तारीख को हुई थी। आज 30 तारीख है। अगर आपको लगा कि असंवैधानिक चीज थी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। आज इसको सदन में उठाने का क्या मकसद था आपका, या ये वॉकआउट करने के लिए आप ये बहाने ढूंढ रहे हैं? संविधान की नहीं, संविधान का कहीं अपमान हो रहा है तो उस संविधान की बात को सदन में कहने का हमें अधिकार नहीं है। संविधान की बात सबसे प्रथम हम कहां करेंगे? मीडिया के कैमरे के सामने। संविधान की कुछ भी बात सबसे प्रथम हमको सदन में ही करनी है, और सदन में हमने बात उठाई। फिर हमें बोलने का मौका तो देते। आंकड़ों की बात नहीं है। हमने साफ तौर पे कह दिया था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे, और इसमें राज्यपाल की हम गलती नहीं मानेंगे। सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार की गलती है। और दूसरी बात एक बताएं मुझे आप, अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम से शुरू होता है। ऐसा क्या कारण पड़ा अधिवेशन के आरंभ में वंदे मातरम नहीं हुआ? क्या वंदे मातरम कहने को यह सरकार को शर्म लगती है? अरे वंदे मातरम वो पवित्र गीत है, हजारों लोग शहीद हो गए गीत कहते कहते। यानी वंदे मातरम को एक तरफ तुम छोड़ रहे हो, दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर बदलने को नहीं कहा, तुमने वो भी बदला, वो भी नियम में नहीं है। सदन के भीतर का भी काम, जो काम की प्रक्रिया है, वो भी संविधान के तहत नहीं है। राम कदम जी, के दल के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया आपने? राम कदम जी, अगर गुप्त मतदान होता तो क्या महाअघाड़ी की जान अटक जाती? क्या आपको लगता है कि महाअघाड़ी को जो 169 मिला है वो नहीं मिलता अगर गुप्त मतदान होता? ये दलील दी जा रही है आपके द्वारा। आज सुबह तक उन्होंने अपने सारे विधायकों को बंदी बनाया था। क्या उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं था? क्यों डरे हुए थे? चलिए, क्या ऐसा भय था कि उनके विधायकों को उनको बंदी बनाना? संजय गुप्ता, शिवसेना के संजय गुप्ता, कि कुछ दलों के विधायकों को ये 3 दल इकट्ठे आना ये मंजूर नहीं है। ठीक है, संजय गुप्ता है, शिवसेना की बात रखते हैं, उनके समर्थक है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी की उद्धव ठाकरे की सरकार शक्ति परीक्षण पारित कर चुकी है, पर आरोप यह है कि नियम तोड़कर किया गया है और अगर गुप्त मतदान होता तो निश्चित रूप से आपकी सरकार नहीं बनती, आपकी सरकार गिर जाती। देखिए बीजेपी की क्या होता है, क्रिटिसिज्म और ब्लेम।
इसके सिवाय बीजेपी के पास कुछ नहीं है। जिन बातों को लेकर के फडणवीस साहब सदन से बाहर गए वो निराधार हैं। अगर अपने भगवान का, अपने माता पिता का नाम ले लिया तो इसमें क्या गलत कह दिया, और अगर इसमें गलत भी था, अगर इसमें उनको ऑब्जेक्शन भी करना था तो जरा सा ऑब्जेक्शन करके सदन में बैठ भी सकते थे। वॉकआउट करने वाली बात नहीं थी इसके अंदर। और जो भी हमारे स्पीकर बने उनको राज्यपाल महोदय ने नियुक्त किया है, राज्यपाल महोदय ने सारी कार्रवाई की है। जो भी चीजें हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हुई है, और जो इसमें गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बीजेपी की आदत है कि हर चीज पे क्रिटिसिज्म और हर चीज में ब्लेम। सुदेश वर्मा संजय गुप्ता का कहना है जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्शन क्या है। नहीं, मेरा सवाल क्या है, सुदेश वर्मा संजय बात समझ में नहीं आ रहा है कि ओथ की एक सैंक्टिटी है। नहीं, आपकी समझ में अभी कुछ भी नहीं आएगा। आपकी समझ में सिर्फ इतना आना चाहिए कि अब आप महाराष्ट्र एक सेकंड मेरे साथ कानून की जानकार। एक सेकंड, आप तो कमाल कर रहे हो। माने मुख्यमंत्री क्या बन गया, सारा कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख दोगे क्या? आप अगर सत्ता से बाहर हो गए तो हर चीज में आरोप लगाने लग जाओगे। टोका था आप महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो गए तो कुछ भी आरोप लगाओगे आप। कमाल करते हो यार आप तो। चलिए, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख दोगे। ठीक है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील है देशरतन निगम जी, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। आपने सुना राम कदम ने भी आरोप लगाया, सुदेश वर्मा ने भी कुछ आरोप लगाए। उन्होंने अधिवेशन कैसे बुलाया गया, अधिवेशन की शुरुआत कैसे हुई, शपथ समारोह पर भी सवाल खड़े किए और प्रोटेम स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए, और स्पीकर ने ये पूरा फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसमें कोई कानूनी दम है? क्या ये एक तरीके से सिर्फ बहानेबाजी है, या सच में ये कानूनी रूप से जो आज शक्ति परीक्षण हुआ है वो नियम तोड़कर हुआ है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले बार फैसला था वो देवेंद्र फडणवीस के लिए था कि वो अपना कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और उनको ट्रस्ट है असेंबली का कि नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहीं खत्म हो गया। ये दूसरी सरकार आई और वो जो पिटीशन थी शिवसेना ने फडणवीस सरकार के खिलाफ डाली थी, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहीं खत्म हो गया। तो दूसरा, प्रोटेम स्पीकर एक असेंबली में एक ही होता है, वहीं खत्म हो गया। ये दूसरी सरकार आई और वो जो पिटीशन थी शिवसेना ने फडणवीस सरकार के खिलाफ डाली थी, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहीं खत्म हो गया। तो दूसरा, प्रोटेम स्पीकर एक असेंबली में एक ही होता है और दो नहीं होते। अगर वो अपनी दायित्व का निर्वहन ना कर पाए तब दूसरा होता है। तो ये भी बड़ा साफ है। दूसरा, ओथ जो ली जाती है, आप जो शपथ लेते हैं वो कानूनी और संवैधानिक तौर तरीके से ली जाती है, वो भी बड़ा ये कानून बना हुआ है। तो ये सारी चीजों को अगर देखेगा, नियम कानून अगर आप ताक पे रख देंगे तो आपको आगे आने वक्त में पता लगने वाला है कि किस तरह से काम होगा। आपको नियम कानून का ये किसी मकसद से बनाए गए हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। भावनाएं एक तरफ है, हम भावना समझ सकते हैं शिवसेना की और कद्र भी करनी चाहिए, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी को समझना चाहिए कायदे कानून को आपको मानना पड़ेगा। संजय गुप्ता अधिवेशन की शुरुआत लेता है तो एक बार मैं एक और 10 सेकंड जी 10 सेकंड बोलिए। ये 10 सेकंड मुझे दीजिए। दूसरा, ये आपने सवाल उठाया था कि गवर्नर की गलती है कि नहीं। देखिए, एक बार जब मंत्रिपरिषद शपथ ले लेती है, जो कि ले चुकी है, तो गवर्नर उनकी सलाह पे काम करते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो जैसा मंत्रिपरिषद ने उनको सलाह दी वैसा उन्होंने काम किया। चलिए, संजय गुप्ता, आपका इस तरीके से नई संगत का असर है कि वंदे मातरम से जो प्रथा होती है कि हर सदन का जो अधिवेशन है वो वंदे मातरम से शुरू होता है, आपने वंदे मातरम को भी छोड़ दिया, हिंदुत्व को तो पहले ही छोड़ दिया था। हमने देखिए, बिना बात इस तरह की बातें करने की कोई बात नहीं कि वंदे मातरम को छोड़ दिया। वंदे मातरम हमारे लिए उसी तरह से सम्मानित है जैसे पहले था। तो आज की हर तरह की गाइडलाइंस राज्यपाल महोदय के द्वारा दी जाती है कि किस तरह से प्रक्रिया को निभाया जाएगा। उस प्रक्रिया के अनुसार ही सारे कामों को किया गया है। प्रक्रिया के अंदर अगर वंदे मातरम का गाना पहले होता तो गाया जाता, बिल्कुल गाया जाता। चलिए, अगर तो आप गलत है जी, संजय गुप्ता गलत बोल रहे हैं जी। बोलिए, क्या राज्यपाल का क्या है, क्या राज्यपाल महोदय नहीं, आप बता दीजिए कि इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है, क्या वंदे मातरम नहीं। तो इस बात का ऑब्जेक्शन तो फडणवीस साहब ने नहीं किया। फडणवीस साहब ने किया इस बात का ऑब्जेक्शन। राम कदम जी, क्योंकि आप खुद विधायक हैं, आप बताइए कि कैसे होता है, क्या वंदे मातरम प्रक्रिया स्पीकर करते हैं जी।
जी स्पीकर देखिए, मैं 3 टर्म का विधायक हूं जी। और जब 3 टर्म का मैं विधायक हूं, जब भी अधिवेशन का आरंभ होता है तो अधिवेशन के आरंभ में वंदे मातरम से शुरुआत होती है और अधिवेशन का अंत जो है वो जनगण मन से अंत उसका होता है। ये नियम है और ये बरसों से नियम चलते आए हैं। ये नियमों में कभी अब आज तक खंडन नहीं हुआ। ये पहली बार ये महाराष्ट्र की सरकार ने दुर्भाग्य से इसे खंडित किया। ये निंदाजनक है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ वंदे मातरम के साथ इस प्रकार से इनका बर्ताव और दूसरी तरफ संविधान के नियम पूरे तोड़े इन्होंने। आंकड़ों की कोई लड़ाई नहीं है, हम तो विनम्रता से विपक्ष में बैठे हैं। हमारी बात देश के सामने जाती है, आप सुन लेते हैं हमारी बात ही नहीं सुनोगे। ठीक है, हमारी बात में कुछ तथ्य नहीं है, सुन तो लेते हैं। ये सरकार ने हमारा माइक क्यों बंद करा, हमें बोलने क्यों नहीं दिया? पर राम कदम जी, सारे हमारे विधायक वेल में आए, उसके बावजूद भी बोलने नहीं दिया। राम कदम जी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोग वॉकआउट? एक तरफ देखो जी, नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वॉकआउट इसलिए किया। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, पर मेरा सवाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा था कि बीजेपी को लग रहा था कि कहीं उसके सदस्य भी क्रॉस वोटिंग ना कर जाए, इसलिए आप लोग वॉकआउट कर गए ताकि ऐसा ना हो कि इनका आंकड़ा 169 से भी ज्यादा ना हो जाए। ऐसा तो नहीं था? आपको जानकारी है, इसके पहले ही हमने बड़े स्पष्टता के साथ हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष का काम करेंगे, हमने तय किया था। और किसी को अगर ये उनके फेवर में मतदान करना है तो हमारे साथ वॉकआउट नहीं करता। इसके लिए आपके प्रश्न को कोई तथ्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है। कल के दिन इस महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया कि आरे में जो मेट्रो का कार शेड है वहां पे हम एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। कितनी झुठलाने वाली बात है। वहां पे पेड़ की बात छोड़ो, एक पत्ता भी तोड़ने का काम नहीं बचा है। नहीं, आरए के विषय में यानी जो भी तोड़ना था मैनिफेस्टो के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के तहत आरओ के विषय में मैनिफेस्टो के आरओ के अंदर जो पेड़ काटे गए थे वो गलत काटे गए थे। मेरी बात सुनो, अपनी सरकार लाते ही सबसे पहले आरए के पेड़ जिन्होंने कटवाए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उस आरए के पेड़ जिन्होंने भी काटे थे उसके ऊपर आदेश दे दिए गए हैं। आदेश दे दिए गए कि अभी वहां पर देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि आरए के पेड़ जो भी कटे थे उसको किस तरह से वापस एनवायरमेंट को वापस किया जा सकता है। समीक्षा करने के बाद इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। अरे नहीं, वापस जोड़ेंगे मेरी बात, यानी उसको और 2-3 साल लगाओगे तुम। देखेंगे किस तरह से कारशेड के लिए जगह करेंगे, उसके ऊपर समीक्षा करने के बाद नहीं मानोगे, मुंबई हाईकोर्ट का नहीं मानोगे, नई जगह ढूंढोगे, उसको 2-3 साल लगेंगे। यानी मुंबई को जो मेट्रो मिलनी थी वो और 4-5 साल लंबी करोगे आप। यानी पहला ही दिन डेवलपमेंट के खिलाफ, वो बिल्कुल दूसरा दिन संविधान के खिलाफ था कि द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट शुड बी टुगेदर की सरकार। तुम्हारा पहला दिन डेवलपमेंट के विरोधी रहा, दूसरा दिन संविधान के विरोधी रहा। अब आप ये दोनों दिनों की आरोप करते रहिएगा, हम अपना काम करेंगे। तौसीफ अहमद खान, पहला दिन डेवलपमेंट विरोधी था और दूसरा दिन संविधान विरोधी था। पहले बेमेल गठबंधन बनाया, फिर विकास को अटकाने का काम किया और अब संविधान के खिलाफ आप जाने का काम कर रहे हैं। वंश को संविधान के ऊपर रख रहे हैं, शपथ समारोह में भी देखने मिला, यह आरोप है। देखिए, जिसने पूरे देश ने देखा है कि कौन सी पार्टी थी जिसने 4 दिनों तक संविधान का क्या कैसे कैसे करके धज्जियां उड़ाया है। अभी ये बेचारे अपना गेम हार गए। अभी कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है इनका। इनके ये बड़े खिसियाए हुए हैं। ये सारे लोग, इन लोगों ने सोचा था कि ये एक दिन जाएंगे, फ्लोर टेस्ट देंगे, अपना बहुमत साबित करेंगे, लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने अपना गवर्नमेंट का इस्तीफा दे दिया। और अब ये बेचारे खिसियाए हुए बिल्ली हैं। बोले तो क्या बोले, कुछ ना कुछ एक बहाना ढूंढो, कुछ भी तो बोलना है आकर के। सुरेश वर्मा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इतने 5 साल से इन्होंने सरकार। सुरेश वर्मा, आप खिसियानी बिल्ली हो, खंबा नोच रहे हो। भाई खिसिया हम लोग रहे हैं, खिसिया हम लोग रहे हैं। हाँ, हम लोग खिसिया गए हैं और ये लोग गलत काम कर रहे हैं। सही पहचान लिया। खिसियाता है वो गलत काम करता है ना। गलत काम ये क्यों कर रहे हैं? काम करेंगे, इन्हें तो संविधान के मुताबिक चलना चाहिए था। अरे भैया, आपको तो संविधान का पालन करना चाहिए था।
बिल्कुल स्पीकर साहब ने जिस तरह से कहा, जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से, जिस तरह से राज्यपाल महोदय साहब ने कहा, आपको मुंह की खानी पड़ी है। स्पीकर क्या ये क्या मजाक बना दिया है? संजय गुप्ता, संजय गुप्ता है भी कि नहीं ये सोचिए। संजय गुप्ता, मैं आपको मजाक आपने इतना बनाया है लोगों दर्शकों के सामने। तौसीफ और संजय गुप्ता, तौसीफ और संजय गुप्ता, आजकल आप लोग संविधान की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर मुझे एक बात बताइए कि संविधान में जो तरीका है शपथ लेने का, 7 बार उसका उल्लंघन किया गया। 7 बार वंश और परिवार और चापलूसी को शपथ के समय संविधान के ऊपर रखा गया। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो एक शपथ समारोह का मंच था। तो ये उल्लंघन तो हुआ है ना। जो शपथ का फॉर्मेट होता है, जो शपथ के नियम होते हैं, उसका उल्लंघन साफ साफ किया गया। संजय गुप्ता, देखिए इसके विषय में उद्धव ठाकरे साहब ने बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा गया है, अपने भगवान का नाम लेना, अपने माता पिता का नाम लेना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं लिया जाएगा। इसके विषय में स्पष्टीकरण नहीं है। इसके आप मुझे एक उदाहरण दिखा सकते हैं कि ये पहले किया गया हो? ऐसा तो कई बार हुआ है जी। ओथ में नहीं है, फिर गलती कर रहे हैं, गलती को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं तो अपने माता पिता का नाम लेना, अपने भगवान का नाम लेना गलत है क्या? अपने माता पिता का नाम लेना, अपने भगवान का नाम लेना गलत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सोनिया गांधी आपकी माता है क्या? नहीं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं माता पिता का नाम लेना, तो सोनिया गांधी किसकी? सोनिया गांधी तो वहां पे किसी की मां नहीं थी। देखिए, या शरद पवार किसी के फादर नहीं थे। उद्धव जी ने जो नाम लिया है, उद्धव जी ने जो नाम लिया है, उद्धव जी ने जो नाम लिया है, उद्धव जी ने जो नाम लिया, शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का नाम लिया है, समझे? शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे मेरी बात वो भगवान और माता पिता ही हैं, पिता ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा कि आपके इंटरप्रिटेशन से चलेगा? हमें इसके ऊपर आप थोड़ी सी समीक्षा और कर लीजिएगा कि मुझे रखने का अवसर मुद्दे नहीं है जिसको लेकर के आप इतना हंगामा कर रहे हैं। पर एक सेकंड, मैं राम कदम आपके पास आना चाहता हूँ। राम कदम जी, यही बता रहा है कि आपको महाराष्ट्र की आज सत्ता क्यों देखिए वोट नहीं बहाने दी? जो भी हो, राम कदम जी बहाने जो भी हो आपके, अभी 2 दिन नहीं हुए सत्ता में आए हुए। देखिए सुदेश वर्मा, उस बात कोई सुदेश वर्मा, बात नहीं, संजय सीख जाएंगे गुप्ता, हम। संजय गुप्ता, सुदेश वर्मा, हकीकत यह है, देखिए आपको जैसे पीछे दिख भी रहा है, 169 का खेल, फडणवीस फेल। राम कदम जी, हकीकत तो यह है कि उनके पास आज नंबर्स थे, सदन में उनके पास नंबर्स थे। आपके पास कितने नंबर थे? आपके पास 116 से ज्यादा नहीं थे, 105 आपके, 11 आपके निर्दलीय थे। तो आप लोग चाहे जितना चीखना चिल्लाना है, और अगर आपकी बातों में तर्क है, संवैधानिक तरीके से गलत हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सदन में चीखना या सदन से वॉकआउट करना तो कोई जरिया नहीं है ना आपके पास। आप अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि नियम कानून तोड़े गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, सजाद भाई, सदन की बात सदन में करनी चाहिए, इसलिए सदन होता है। ठीक है, पर अगर वहां पे इसलिए कोर्ट किया जाता है। राम कदम रूल के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, बोलेंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी इसलिए किया है सदन। ठीक है सुदेश शर्मा, ठीक है सुदेश शर्मा, राम कदम आपके विधायक है। राम कदम, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, राम कदम, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? आप लोग सदन में जाएंगे या इस गैर संवैधानिक सरकार का बहिष्कार करेंगे? क्या करेंगे आप? मैं निवेदन करता हूं कि मैं बोलते समय बीच में कोई नहीं बोले, क्योंकि कोई बाकी गेस्ट बोल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। मुझे पूरी बात रखने दें। देखिए, हमने कभी भी ये बात नहीं कही कि हमारे पास आंकड़े हैं। हमने इस बात को स्वीकारा था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम विपक्ष का काम करेंगे। तो हमारे पास 105 विधायक थे और निर्दलीय विधायक कुछ आए। वो जो आंकड़े थे, आपने जो आंकड़े बताया बिल्कुल सही है। ये आंकड़ों का विषय नहीं है, ये संविधान की बात सदन में रखी जाती है, और सदन में उसको अगर न्याय नहीं मिले तो फिर बाकी न्यायपालिका में जाती है। तो संविधान की बात हम सदन में रख रहे थे, पर सदन में संविधान के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। और दूसरी बात बता दो, माता पिता के नाम, भगवान के नाम पर हमको आपत्ति नहीं है, हम सम्मान करते हैं इन नामों का। हमें आपत्ति है कि हम संविधान के नियमों का पालन करें या नहीं करें। एक तरफ संविधान कहता है कि फॉर्मेट में अगर शपथ नहीं लोगे तो शपथ मान्य नहीं की जाएगी, तो हम तो संविधान के तहत चल रहे हैं। हमने कब माता पिता के नाम को विरोध किया है? तो आप संविधान की बात पहले हम सदन में रखेंगे, बाद में संविधान राम कदम जी, पर जब आपके पास आंकड़े कोई जब आपके पास आंकड़े नहीं थे सर, तो आप लोगों ने फडणवीस जी को शपथ क्यों दिलवाई? और ये 69 घंटे 79 आवर्स का ये ड्रामा क्यों किया गया, जब आपके पास आंकड़े ही नहीं थे तब? देखो, और अब आप कह रहे हैं आंकड़ों की लड़ाई नहीं है। साहब ने शपथ ली थी जी, जब फडणवीस साहब ने शपथ ली थी, उस समय हमारे पास आंकड़े थे।
अजीत दादा हमारे साथ पूरा का पूरा एनसीपी के विधायक लेकर के हमारे पास आए थे, पर बाद में कुछ उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण उनको एनसीपी में दोबारा जाना पड़ा। तो आपने ये वास्तव है मासूमियत कि में आप सारे अजीत देश में पवार देखा के है। जब आंकड़े थे तो मासूमियत में आप अजीत तब पवार हमने पर सरकार भरोसा कर बनाने का रहे हैं। दावा किया, जब आंकड़े नहीं थे तो हम सामने से राज्यपाल महोदय के पास गए और हमने इस्तीफा दे दिया और हमने कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे। सीमा मलिक आज की लड़ाई आंकड़ों की नहीं थी। अच्छा। आज की लड़ाई संविधान के विरोध में जो काम हो रहा था वो संविधान बचाने की लड़ाई थी आज की। चलिए, सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ चुकी है, एनसीपी की नेता है। सीमा मलिक जी, ये बताइए कि आप लोग जो है अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? वही अजीत पवार जिन्होंने बीजेपी को जाकर ये दिलासा दिया कि मेरे पास आंकड़े हैं, अब वो आपकी तरफ आ चुके हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है? अगला तो वही होगा कि कल अब स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद सरकार में जो बाकी मंत्री है वो बनेंगे। तो मुझे इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है और ये चैप्टर मेरे ख्याल से अब क्लोज हो चुका है, तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एनसीपी अजीत दादा पवार के लिए एनसीपी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग सब, और वो भी एनसीपी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो और ये चीज अब मैं ये कहूंगी कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड उन बातों को उठाने का अब कोई फायदा नहीं है। आज हमारी सरकार बन चुकी है, बहुत अच्छा दिन है हमारे के लिए। नहीं तो एनसीपी ये मानती है कि अजीत पवार ने गलती की थी और उनकी गलती माफ कर दी गई है। अजीत पवार एनसीपी ये मानती है, एनसीपी लव्स एनसीपी एंड एनसीपी लव्स ठीक है, मुझे ये बातें उठाने का सुप्रिया सुले नहीं लगता है। सुप्रिया सुले तो कह रही थी उससे बिगनिंग है महाराष्ट्र में, और हम सुप्रिया सुले कह रही थी महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे। मैं ये आपको कह सकती हूँ, मुझे ज्यादा आवाज नहीं आ रही, इको हो रहा है। पर सीमा मलिक, आप बात सुनने की कोशिश कीजिए। तो आप ये कह रही हैं कि अब ऑल इज वेल, मतलब परिवार एक हो चुका है, पार्टी एक हो चुकी है, अजीत पवार ने अपनी गलती मान ली है और अजीत पवार को सरकार में अकोमोडेट किया जाएगा। देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। अब सरकार बन चुकी है हमारी और ये बातें खत्म हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमें बातें करनी चाहिए महाराष्ट्र के हित के लिए। अब हमारी जो ये गठबंधन है वो क्या काम करेगा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि काम क्या करेंगे, कौन कौन सा मंत्रालय लेंगे, तो इसी पर तो चर्चा हो रही है। तौसीफ अहमद खान, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि शायद वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे कि उनको अपोजिशन में बैठना है अब, और जिस तरह से उन्होंने विरोध किया और जिस तरह की बातें करी, मतलब मेरे ख्याल से सुरेश वर्मा ऑपोजिशन में बैठ गया, पच नहीं पा रहा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देखकर कि शायद सुरेश वर्मा, आज नहीं कर पा रहे, ऑपोजिशन में बैठना है। ये चीज हम लोग सरकार में आ चुके हैं, शायद अभी तक भी वो परिवार लोग मिले हैं, मिलकर आप सत्ता में आए, बहुत अच्छी बात है। ग्रेसफुली ऑपोजिशन में आप तीनों परिवार को मुबारकबाद, बच गया। ऑपोजिशन में बैठना है, ये चीज हम लोग सरकार में आ चुके हैं, शायद अभी तक भी वो परिवार लोग मिले हैं, मिलकर आप सत्ता में आए, बहुत अच्छी बात है। ग्रेसफुली ऑपोजिशन में आप तीनों परिवार को मुबारकबाद, लेकिन परिवारवाद नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, याद रखिएगा। बीजेपी वहाँ विपक्ष में है, परिवारवाद अब नहीं चलने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही चलाना पड़ेगा। सुरेश वर्मा बीजेपी वहाँ मजबूत विपक्ष में है। सुरेश वर्मा, परिवार आपको मुबारक हो, परिवार को सत्ता, सुरेश वर्मा, परिवारवाद की बात नहीं करी, आज आपको परिवारवाद याद आ गया। ये बात हम लोग तो सुरेश शर्मा, अरे तीनों परिवार कहाँ इकट्ठा हुए थे, तीनों परिवार इकट्ठा हो गए, उसी की बात है। परिवार का हो तो परिवार भी मुबारक हो, आपको मुबारक हो, उद्धव ठाकरे भी मुबारक हो, आदित्य ठाकरे मुबारक हो, राहुल गांधी मुबारक हो, सोनिया गांधी मुबारक हो, और कौन बचा? तो इसलिए आप परिवारवाद करके अब ये चीजें खत्म करिए। और जो अगर मुद्दे की बात है, मतलब आप समझेगी तब तो परिवारवाद, ये वंदे मातरम नहीं गाया और ये सब बहुत हो चुका है। और जो सुरेश शर्मा, तौसीफ मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश वर्मा, रामचरण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश वर्मा, गाने की जरूरत नहीं है। सुरेश वर्मा, रामचरण मैं आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। बात सुने सुरेश वर्मा, पर आप एक सौर लूजर की तरह साउंड कर रहे हैं। एक सौर लूजर, जो एक व्यक्ति होता है, बच्चा जब मैच हार जाता है और जो होता है चीखता है। सीमा मलिक एक मिनट, सीमा मलिक एक मिनट, ठीक है सीमा मलिक एक मिनट।
सुदेश वर्मा, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो शिवसेना का परिवारवाद कोई आजकल का तो नहीं है, वो तो पहले से था। बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे चला रहे थे और आपके गठबंधन के साथी थे, तब आपको परिवारवाद नहीं खटका और आपको अजीत पवार का परिवारवाद भी नहीं खटका। आप तो उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे। कभी भी जब बाल ठाकरे जिंदा थे तो कभी भी शिवसेना ने नहीं बोला कि इस परिवार का मुख्यमंत्री होगा। जब अडवाणी जी थे, अटल जी थे, इस बात की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब अटल जी और अडवाणी जी की सरकार हुआ करती थी, जब बीजेपी अटल जी और अडवाणी की हुआ करती थी, आज अडवाणी जी का क्या हाल है? उल्टी उनके बारे में सोचिए, जो किसान डिस्ट्रेस है उनके बारे में सोचिए। हम तो ये सोचते थे शायद अडवाणी जी अब चल फिर नहीं पाते, उनकी स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है, मगर जब अटल जी की अंत्येष्टि थी तो हमने देखा कितने अच्छे से अडवाणी जी ने बोला, और वो तो बिल्कुल सोचते हैं। आप इज्जत ही जानते हैं अटल जी की, आप इज्जत ही जानते हैं अडवाणी जी की, आप बाला साहब की क्या इज्जत करेंगे? अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जो अटल जी की थी, जो अडवाणी जी की थी। कहां से आ गए इसमें? अब वो बीजेपी नहीं रही है कि आप अपने बड़ों का आदर सम्मान करें इसमें। अब ये वो बीजेपी नहीं रही, अटल जी की बीजेपी नहीं रही, अडवाणी जी की बीजेपी नहीं रही, अब ये वो बीजेपी नहीं है। एक्सेप्ट कर लीजिए, कांग्रेस आगे के बारे में सोचिए, दिसंबर को महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बात करिए। दिसंबर को हम देखेंगे, 6 दिसंबर को आप काला दिवस बनाएंगे, आपके परामर्श की जरूरत नहीं हमें। संजय जी, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं रही, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है? बिल्कुल वही शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की। मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पढ़ा, उसमें ना यूसीसी का जिक्र, ना राम मंदिर का जिक्र, ना 370 का राम मंदिर का मुद्दा हमने सुलझा दिया, धारा 370 हमने हटवा दी, वीर सावरकर ये दोनों काम हमने करवा दिए। वीर सावरकर पर आपका क्या? अब कल को आप भारत रत्न वीर सावरकर की बात करते हैं आप, अब हम पूछेंगे कि अटल जी, हम पूछेंगे अडवाणी जी को आपने राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? क्या चाहते हैं आप कि बाद में भारत रत्न के लिए हमसे कहेंगे आप? अच्छा, अडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया राष्ट्रपति? आपकी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता जिन्होंने आपकी पार्टी, आप मुझे बताएं अडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया आपने राष्ट्रपति? क्यों नहीं बनाया अडवाणी जी को राष्ट्रपति? आप बना दीजिए ना, अगली बार आप प्रपोज कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? शिवसेना का क्या स्टैंड है? के बाद ढीला हो गया। एक सेकंड सुरेश वर्मा, पहले आप एक सेकंड में आपसे सवाल पूछ रहा सावरकर हूं। एक सेकंड सुरेश वर्मा, चीखने की जरूरत नहीं है, सबको मौका मिल रहा है, इतने सारे। सुदेश वर्मा प्लीज, एक एक करके हम बात रखेंगे तो सबको समझ में आएगा। प्लीज, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वीर सावरकर कोर मुद्दा है, राम मंदिर कोर मुद्दा है शिवसेना का। संजय राउत का बयान था कि 17 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद गिराई। गर्व करते शिवसैनिक बाबरी मस्जिद गिराने पे 6 दिसंबर को आप शौर्य दिवस मनाएंगे या आप कहेंगे कि एक काला दिवस है? मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए। शौर्य दिवस मनाते हैं। नहीं, एक बात सुनिए ना, आप हमसे पूछते हैं, आप इनसे पूछिए पहले तो ये भी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटी सरकार तो बीजेपी के लिए आज अंगूर खट्टे, एक सेकंड सुनिए, बीजेपी के लिए आज अंगूर खट्टे हैं, बीजेपी रो रही है क्योंकि वो हार चुकी है फ्लोर टेस्ट। अब मेरा सवाल आपसे है, अब मेरा सवाल आपसे सर, आप उनको छोड़ दीजिए, बीजेपी को इग्नोर कर दीजिए। बीजेपी एक रोता हुआ विपक्ष की तरह है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे सवाल पूछा जाए, पहले इनसे पूछा जाए कि क्योंकि ये एजेंडा तो इनका भी था, सरकार इनकी है, ये बताएंगे इस बात में। राम कदम जी जो कोर मुद्दे शिवसेना को शिवसेना बनाया करते थे, आज उस पर एक तरीके से मौन व्रत है शिवसेना का सेकुलरिज्म में वो डूब गई है, सेकुलरवाद हो चुका है उनका, वो अब इन मुद्दों पर नहीं बोलेगी। राम कदम, हिंदू मुस्लिम का राजनीति खत्म हो चुकी है, जैसे राम मंदिर आप कह रहे हैं, राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है, हमने कराया है, कोर्ट ने कराया, हमने किया है, धारा 370 का काम भी हमने कराया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया इस केस के अंदर। दायित्व कर सकते हैं आज शिवसेना अगर है तो ये दोनों काम हुए। राम कदम की सरकार से हुआ ये काम। राम कदम शिवसेना का भगवा शेर आज हरी बिल्ली बन चुका है। चलिए, आपने शपथ ग्रहण समारोह में देखा होगा कि किस तरह से क्या था, हर चीज को बोलने की। राम कदम को बोलने दीजिए। राम कदम, अरे अभी तो वंदे मातरम किया, अभी देखो क्या क्या जाएगा। आपके कहने से वंदे मातरम बोल सारे वक्ताओं से प्रार्थना है, ये सारा देश ये चर्चा देख रहा है, एक बोलते समय दूसरा नहीं शर्म करो, हाथ जोड़कर से आपसे तुम्हें करनी चाहिए। अभी एंकर पूछा है, रिफ्लेक्ट मत कीजिए। जी राम कदम बोलिए। बीच में अगर बोलोगे, हाँ, सब्जी मंडी लगती है, प्लीज देखो, पहले दिन से इनकी शुरुआत जो है हिंदुत्व को छोड़ने की रही है। आज सदन में किसके साथ बैठी है शिवसेना? जो राम मंदिर की विरोधी कांग्रेस थी उनके साथ बैठी है।
जो 370 धारा की विरोधी कांग्रेस थी उनके साथ बैठी है। यानी आज के बाद पूरे देश में हिंदुत्व के लिए अगर एक लौती कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तय हो गया। हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए आप। शिवसेना ने, बाला साहब ने हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए आप। अरे बीच में मत बोलो भाई साहब, जो आपका दौर आएगा आपका दौर आएगा उससे बोलिए ना। बीच में बोलना सब्जी मंडी की तरह लगता है। शांत रहे, सब्जी मंडी नहीं, डिबेट चल रही है। अगर कोई बात आएगी तो कहीं भी अरे शांत रहे, हम बोल रहे हैं एक लाइन अगर बोल हम बोल रहे हैं, शांत रहे आप। बीच में बोले डिबेट में अगर ऐसा थोड़ी आप जो मर्जी बोलते रहोगे। संजय गुप्ता, देखिए आपने वहां पे भी माइक बंद कर दिया, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, यहां से वॉकआउट मत कराइए। रामदास जी, राम कदम जी, आप प्लीज बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। राम कदम, नहीं, बीच में बोलना ये अच्छी मैच्योरिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है जी। बोलिए राम जी, बोलिए। क्रम आएगा, आप बोले, हम चुप रहेंगे। तो हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए आप। शिवसेना पूरी तरह से छोड़ चुकी है। क्या मतलब हिंदुत्व का, ये बताइए आप। फिर से बोले भाई साहब, आप बोल रहे हैं? अच्छा सर, बोल रहे हैं आप। हिंदुत्व की परिभाषा बाल ठाकरे से सीख लीजिए। पूरी तरह से पहले दिन निर्णय डेवलपमेंट की विरोधी लिया, दूसरे दिन संविधान की पूरी तरह से हत्या कर ली। और मैं आपको लिख करके देता हूं, दावे के साथ जिम्मेदारी से कहता हूं, ये 3 पहिए वाली सरकार, ये 6-8 महीने की सरकार है। इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। जो विधायक 4 लाख लोगों के बीच में से चुन करके आता है, क्या ऐसा कारण है? इनको आज सुबह तक बंदी बना करके रखा था होटलों में। क्या कारण है? क्यों उनके ऊपर आपने विश्वास नहीं रखा? एक लौती भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसा दल है कि पहले दिन से आज तक हमने हमारे विधायकों को कहीं पर भी बंदी नहीं बनाया। वे अपने चुनावी क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो सिर्फ 3 दलों को अपने विधायकों के प्रति विश्वास नहीं था जी, क्योंकि इन दलों के विधायक इसलिए हम लोग बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पड़ता है एक जगह। तो सिर्फ देखिए, तीनों दलों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि ये 3 दल साथ में आने का विरोधी है जी, और नहीं चाहते 3 दल साथ में आए। इसलिए आप देखोगे कि आने वाले 6 महीने के भीतर तो सरकार गिर जाएगी। मोदी विरोध में आप एक साथ तो आ गए, पर देखिए मंच पे भी एक साथ नहीं दिख पाए। और ये कितने दिन चलेगी सरकार? मोदी विरोध और सत्ता की लालच में ये सरकार कितने दिन चलेगी? पहला कदम आपने उठाया, आपने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए बात की। दूसरा कदम आपने उठाया तो मेट्रो, आरे का मेट्रो है, उसके मेट्रो शेड का काम रुकवाने के लिए आपने कदम उठाया। पर ये कितने दिन चलेगा? कितने दिन आप लोग साथ रह पाएंगे? 3 अलग अलग दिशा में 3 पहिए जाएंगे। नहीं, देखिए, तीनों पहियों को एक साथ जोड़कर रखने वाली चीज है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि लिखित चीज है, जो सारे लोगों की रजामंदी से हुई है। और ये महाराष्ट्र की विकास को देखकर ही बनी है, जहां जब तक लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, सारी सरकार जो है ठीक तरीके से चलती रहेगी। तो हाँ, इसमें बीजेपी वाले सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसा, आज तो पहला पड़ाव पार कर चुके उद्धव ठाकरे, पर ये सरकार, तो इनकी जहनियत है। ये सरकार कितने दिन चलती है ये वक्त ही बताएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक से पहले देखिए अब तक की ताजा खबरें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे। हम राजनीतिक विश्लेषक, कर्नाटका की सरकार और उसका एक्सपेरिमेंट तो 1 साल चला, महाराष्ट्र मॉडल कितने दिन चलेगा? अघाड़ी की घड़ी कितने दिन टिक टिक करेगी? आपका राजनीतिक आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं 2 उदाहरण यहां देना चाहूंगा। अभी जब उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली, उसके बाद मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग हुई, उसमें अजीत पवार और आदित्य ठाकरे ने हिस्सा लिया, जो कि मंत्रिपरिषद के हिस्सा भी नहीं थे, ना कैबिनेट मिनिस्टर से। इससे आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोल कहां रहेगा। दूसरा, अगर आप देखें, कोई भी सरकार जिस पार्टी की होती है, उसके पास गृह, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय के साथ जरूर होना चाहिए। अगर ये 3 मंत्रालय शिवसेना के पास नहीं रहे तो ये कठपुतली सरकार होगी और इसका कंट्रोल एनसीपी छोड़ने को तैयार नहीं है। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जा रहा है। कर्नाटक का आपने देखा, ये मंत्रालयों की लड़ाई में दिक्कत है। ये पपेट चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ, कठपुतली रहेंगे। चलिए राम कदम, आखिरी ये जरूरी है कि ये 2 मंत्रालय चीफ मिनिस्टर या उनकी अपनी पार्टी के पास में बस मेरा वक्त लगभग खत्म हो चुका है। पर राम कदम, एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आप क्या शिवसेना को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? लास्ट कमेंट आपका, शुभकामनाएं दे देंगे शिवसेना के और एनसीपी के और कांग्रेस के समर्थकों को? नहीं, मैं 2 उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा। अभी जब उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली, उसके बाद मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई, उसमें अजीत पवार और आदित्य ठाकरे ने हिस्सा लिया, जो कि मंत्रिपरिषद के हिस्सा भी नहीं थे, ना कैबिनेट मिनिस्टर से। इसलिए आप देखोगे कि आने वाले 6 महीने के भीतर जो सरकार गिर जाएगी।
सदन में तो वॉकआउट कर दिया आपने, आपने। शुभकामनाएं दी थी और वो सार्वजनिक तौर पे दी थी। चलिए। हमने सार्वजनिक तौर पे दी थी। वॉकआउट करने का कारण इसके पूर्व ही बता चुका हूं कि उन्होंने हमें बात करने का वहां पे मौका नहीं दिया। संविधान का अपमान हो रहा था। संविधान का घोर अपमान होते हुए हम करें क्या? चलिए। तो हमने वॉकआउट किया। चलिए, संविधान का और हमें अपमान हुआ इसलिए हमने वॉकआउट किया, पर अब ये सरकार कैसे चलेगी? ये तीन दलों की सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, ये देखना जरूरी होगा। बस आज के लिए इतना ही वक्त था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बार फिर से ये महाराष्ट्र में अब सरकार बनी है, अब इसे काम करने के लिए कुछ मौका दिया जाना चाहिए और किस तरीके से काम करेगी इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। हम फिर से मिलेंगे सोमवार को 3:55 पर। तो देखिए राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज पर और इंडिया न्यूज देखते रहिए क्योंकि न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।